जिंदगी आपकी और लगाम किसी और के हाथ में है। यादें आपकी और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। आप कहीं भी जाओ वो आप पर नजर रख रहा है। पैसे आप खर्च कर रहे हो और अमीर वो बन रहा है। अभी तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, और अगर आप समझ गए हो तो कमेंट से बता दो। तो आज की वीडियो को एक कहानी से शुरू करते हैं। तो कल मैं अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रही थी मोमोज के बारे में, और फिर जब शाम को मैंने दोबारा अपना फोन चेक किया तो गेस करो मुझे किसका नोटिफिकेशन आया। ऑफ कोर्स स्विगी का। तो क्या ये एक कोइंसिडेंस है? क्या मैंने मोमोज को इतने दिल से चाहा कि पूरी कायनात ने मुझे उनसे मिलाने की साजिश कर दी? नहीं ना। तो ये है एडवर्टीजमेंट की दुनिया, जहां हम इंटरनेट पे जो भी करते हैं वो उन कंपनीज के लिए डेटा है और उस डेटा को बेचकर वो प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो डेटा उनके लिए असेट है और प्राइवेसी इज अ मिथ, ये बिल्कुल सही बात है। बट फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है वेब 3.0, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। और क्यों इतना हल्ला हो रहा है वेब 3.0 के बारे में, क्यों इतनी हाइप बन रही है, और इस हाइप का, इस हल्ले का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरनेट ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है। अगर हमें किसी टॉपिक पर क्लैरिटी चाहिए, हमें कुछ सीखना है, तो हम ऑनलाइन आएंगे, एक 15-20 मिनट की वीडियो देखेंगे और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम मोटी मोटी बुक्स पढ़ते, 10-12 लोगों से समझते, तब जाकर हमें कुछ समझ में आता है कि नहीं। तो इंटरनेट की शुरुआत हुई 90s में, और जो शुरुआती दौर का इंटरनेट था उसको हम कहते हैं वेब 1.0। और उस वक्त हम सिर्फ रीड कर सकते थे। हम इंटरनेट पे आए, हमने पढ़ा और दैट्स इट। हम कुछ एंगेज नहीं कर सकते थे। स्टैटिक वेबसाइट हुआ करती थी। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे यूजर्स बढ़ने लग गए इंटरनेट पर, तो इंटरनेट भी चेंज होने लग गया। जैसे MP3 आया, MP4 आया, फिर हम इस पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, फिर हम कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये जो फेज था जहां पर हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, हम क्रिएटर भी है, हम शॉपिंग भी कर रहे हैं, हम एंगेज भी कर रहे हैं, इस फेज को कहते हैं वेब 2.0। और ये शुरुआत हुई थी 2004 के आसपास। तो हमारा एक्सपीरियंस इंटरनेट पर अच्छा हो तो ये जो इंटरनेट कंपनीज है, फिर ये हमसे हमारा डेटा भी लेने लग गई। जैसे अगर मैं नेटफ्लिक्स यूज करती हूँ तो मेरे से मेरी लोकेशन मांगेगी नेटफ्लिक्स कि मैं कौन से एरिया से हूँ दुनिया के। तो अगर मैं इंडिया से हूँ तो मुझे वो फिर इंडिया वाला कंटेंट दिखाएगी। और क्योंकि मुझे अपने रिलेवेंट चीजें देखनी है तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ कि वो मेरे से मेरी लोकेशन ले ले, मेरी डिटेल्स ले ले। तो इसलिए मैं आसानी से उसको डिटेल्स दे रही हूँ। यही केस है अमेजॉन के साथ, यही केस है फेसबुक के साथ। हमने बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना डेटा देना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ यूं कि हमने डेटा दिया था ताकि वो हमें हमारी पसंद की चीजें रिकमेंड करे। बट इन कंपनीज ने इसको ट्वीक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर इनके पास हमारा डेटा है तो उस डेटा को बेचकर, एडवर्टाइजर्स को बेचकर, यानी कि जो बाकी कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग की, सोप की, या बहुत सारी चीजों की, जैसे चॉकलेट की, अगर मुझे कोई चॉकलेट पसंद है, मैं चॉकलेट वाले पोस्ट को ज्यादा लाइक कर रही हूँ, तो वो उस डेटा को चॉकलेट कंपनी को बेच सकती है ताकि चॉकलेट कंपनी मुझे एड दिखाकर चॉकलेट परचेज करवाए। तो इन कंपनीज को ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी और इस तरीके से इन्होंने मेरा डेटा मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया, सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जो डेटा दिया था अपना, वो इसलिए दिया था ताकि मुझे मेरी पसंद की चीजें रिकमेंड कराए। बट फिर इन प्लेटफॉर्म्स ने ये ट्वीक किया और अपने ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, एडवर्टाइजर्स के अकॉर्डिंग वो चीजें मुझे दिखाई जो इनके एडवर्टाइजर्स को बेनिफिशियल हो, और फिर धीरे धीरे वही चीजें मुझे पसंद भी आने लगी। जैसे आपने सुना होगा फेसबुक एनालिटिकल स्कैंडल, और कैसे फेसबुक ने हमारा डेटा बेचा यूजर्स का और वो ट्वीक कर दिया पॉलिटिशियंस के फेवर में, और वही चीजें दिखाने लग गए जो पॉलिटिशियंस के फेवर में थी, और हमें धीरे धीरे वो पॉलिटिशियन पसंद भी आने लगा। इन कंपनीज के जो CEO है, फाउंडर्स है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इन कंपनीज ने अपनी इंडस्ट्री में मोनोपोली क्रिएट कर ली है, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर रूल करते हैं, जो मन चाहे वो करते हैं, प्राइवेसी भी हमारे इन्वेड करते हैं। तो एक तरीके से ये बिग बॉस है और हम इनके कंटेस्टेंट हैं। तो ये था सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, और अब जरूरत है डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड की, जिसे हम वेब 3.0 कहते हैं, जिसकी तरफ हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में हमारा सोशल मीडिया, हमारा मार्केट प्लेस, हमारे सर्च इंजन, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। किसी फाउंडर, CEO के हाथ में हमारा कंट्रोल नहीं होगा, और इस वर्ल्ड में हम ओनर होंगे। सिर्फ हम यूजर्स नहीं होंगे, हम ओनर होंगे अपने कंटेंट के, अपने डेटा के, हम ओनर होंगे। तो वो कैसे होंगे? जैसे एक YouTube का ऑल्टरनेटिव है DTube, अडेसी। तो उन प्लेटफॉर्म पर अगर मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो अपलोड करने के लिए भी मुझे टोकन मिलेगा, और उस टोकन की मॉनेटरी वैल्यू होगी।
और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको देखने पर भी टोकन मिल रहा है और उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू है। इसी तरीके से अगर आप गूगल क्रोम पर ब्राउजिंग करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, राइट। बट ऐसे ही डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में एक प्लेटफॉर्म है ब्रेव ब्राउजर, जिसमें अगर आप ब्राउजिंग करते हैं तो आपको एक टोकन मिलेगा जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। तो वेब3 में जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो ब्लॉकचेन का यूज करके बनेंगे। तो ब्लॉकचेन को कोई भी वर्ल्ड में कहीं से भी कनेक्ट कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है माइनर और वेरीफाई कर सकता है ट्रांजेक्शंस। तो जब इतने सारे सर्वर्स ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट होंगे तो उनके बंद होने के चांसेस या फिर ऑफलाइन होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये हमेशा 24/7 ऑनलाइन होगा इनका सर्वर, ऐसा नहीं जैसे फेसबुक बंद हो गया था। इसके अलावा जो हमने कंटेंट इसमें अपलोड कर दिया है वो कभी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। और क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स है ये हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए